नमस्कार साथियों। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जीएस का फैक्ट वाइज क्वेश्चन का। तो अब हमारा टॉपिक वाइज मेंस एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी वीडियो, हम यूजफुल वीडियो बनाते रहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि आप देख रहे होंगे एसपी एकेडमी, एमपीपीएससी, पुनीत राठौर, कॉल व्हाट्सएप 7773089904। अब हम बात करते हैं, हम आज से हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ की हिस्ट्री की उपयोगी है। हिस्ट्री में इतिहास पर जो है भूगोल का प्रभाव और जियोग्राफी में भी उपयोगी होगा। इतिहास हिस्ट्री पर जो जियोग्राफी का इफेक्ट क्या हुआ था वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। वेलकम आप सभी का। देखिए, इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। भारत क्या है? एशिया महाद्वीप का एक खंड है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 और 12 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। प्राकृतिक दृष्टि से भारत की सीमा एक सुरक्षा कवच का काम करती है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सीमा क्या करती है? सुरक्षा कवच का काम करती है। और इसके उत्तर में भारत की सीमा के इसके उत्तर में हिमालय की ऊंची श्रृंखलाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। और इस पर्वतमाला ने भारत को एशिया खंड के अन्य भागों से पूर्वतः पृथक कर दिया। पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में यह मतलब कौन? भारत। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में भारत जो है महासमुद्र द्वारा घिरा हुआ है। और दक्षिण में देखा जाए तो गहरा हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इन दोनों ओर से भी भारत का संसार के अन्य देशों के साथ में प्राकृतिक संबंध नहीं है। और इस प्रकार प्रकृति ने भारत को एक विशाल दुर्ग के समान बनाया है जो कि पर्वत श्रृंखलाओं और समुद्र से घिरा हुआ है। अब भौगोलिक विभाग, क्या भौगोलिक विभाग थे? भारत को स्थूल रूप से अगर देखा जाए तो 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सीमांत के पर्वत प्रधान प्रदेश। दूसरा, गंगा और सिंधु का बड़ा मैदान। तीसरा, विंध्य मेखला और मध्य भारत का पठार। और लास्ट, दक्षिणी भारत। मोस्ट टाइम पे टॉपिक। पहला हम पढ़ेंगे अगर सीमांत के पर्वत प्रधान प्रदेश। ये देखिए आपके सामने, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय एक दीवार की भांति फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व इस पर्वतमाला की जो लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई में यह 240 से 320 किलोमीटर तक है। इस पर्वतमाला में कितने 114 शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। पर्वतमाला इसमें इतने शिखर है, 114 114 से शिखर है जिनकी 6000 से भी अधिक मीटर ऊंचाई है। संसार हमारे पूरी दुनिया वर्ल्ड की बात करते हैं, सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है इसी पर्वतमाला में। ठीक, इसी पर्वतमाला। अन्य शिखरों में देखा जाए तो गार्डविन ऑस्टेन, इसकी जो देखते हैं तो ऊंचाई 8611 मीटर। कंचनजंगा 8598, धौलागिरी 8172 और नंगा पर्वत जो है 8126 मीटर मुख्य आते हैं सब। पामीर की बात करते हैं। पामीर के दक्षिण पश्चिम की ओर हिंदुकुश की पर्वतमाला है जो कि भारत की पश्चिमोत्तर सीमा है। पश्चिम से उत्तर। यद्यपि इस प्रदेश का अधिकांश दक्षिण और पूर्वी भाग जो है आजकल अफगानिस्तान में सम्मिलित है, किंतु जो प्राचीन पुराने जमाने में देखा जाए तो वह राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का ही अंग था, वो भारत का ही हिस्सा था, पार्ट था।
अब हिंदू कुश में, जो हिंदू कुश की पर्वतमाला के दर्रे वो देख लेंगे, आप देख सकते हैं बोलन है, मुल्ला है, गोमल, कोर्रम, टोची, खैबर, खियात, सियात और चित्राल, गिलगिट अधिक दर्रे हैं। और इन सभी में से जो खैबर का दर्रा है, बोलन और कुर्रम, ये तीनों दर्रे बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, अधिक महत्वपूर्ण है। पहला हो गया, पहले में ही पार्ट बाकी वो पढ़ेंगे पहले। हिमालय के पूर्वी छोर से दक्षिण की ओर फैली हुई पर्वतमाला भारत को बर्मा से पृथक करती है। इसमें पटकोई, नागा, खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियां सम्मिलित है। इन पहाड़ियों के बीच में क्या है? मणिपुर का पठार है। ठीक, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में है वो। हिमालय प्रदेश में ही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम और भूटान स्थित है। पूर्वी पहाड़ियों के बीच में असम का पठार स्थित है। अब हम देखेंगे तो गंगा और सिंधु का बड़ा मैदान। हिमालय और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में उत्तर भारत का विस्तृत मैदान है। हाँ, हिमालय और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में उत्तर भारत का विस्तृत मैदान फैला हुआ है। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसकी लंबाई कितनी? लगभग 2400 किलोमीटर और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना हुआ है। इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला सिंधु घाटी, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक, अब तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी, ये देखिए, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की दिशा में बहकर, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पश्चिम और उत्तर पश्चिम की दिशा में बहते हुए दक्षिण को मुड़ मुड़ जाती है और पंजाब के मैदानों में उतर जाती है सिंधु नदी। और पंजाब की 5 नदियां दिखेंगे मुख्य, जो झेलम है, चीनाब है, रावी, व्यास और सतलज। अंत में आखिरी में एक होकर सिंधु में ही मिल जाती है। पंजाब को छोड़कर सिंधु नदी जो है सिंध प्रदेश में बहती हुई समुद्र में जा मिलती है। अब गंगा यमुना का मैदान। तो गंगा हिमालय से निकलती है और हरिद्वार के निकट वह मैदान में प्रवेश कर जाती है। वहाँ से पहले दक्षिण पूर्व और फिर पूर्व की ओर बहती हुई, पहले तो दक्षिण पूर्व में बहती है और फिर पूर्व की ओर बहती है, और बहती हुई क्या करती? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है वो। और हिमालय से ही निकलने वाली यमुना नदी जो है सॉरी तबीयत ठीक नहीं है, हिमालय से ही निकलने वाली जो यमुना नदी है इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। और देश के सेंटर, देश के केंद्र से निकलने वाली चंबल है, काली, बेतवा और कैन यमुना में मिलती है। ठीक, और सोन नदी भी आगे चलकर गंगा में ही गिर जाती है। हिमालय से निकलने वाली गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियां भी अंत में गंगा में ही मिलती है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी, मोस्ट टाइम टॉपिक। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलकर पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व, इसको तिब्बत में सापू नदी और असम में दिहांग नदी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये पूछ सकते हैं। फिर जो है वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और तब ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। दक्षिण की ओर मुड़ती है और तभी ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है। प्राचीन काल में इसे लोहित्य कहते थे। क्या कहते थे? लोहित्य कहते थे प्राचीन। और बंगाल के मैदानों में बहती हुई यह गंगा की पूर्वी धारा में मिल जाती है। उत्तर भारत के हम तीनों टॉपिक पढ़ लिए, अब इनके बारे में पढ़ लेते। तो उत्तर भारत जो है इसी विशाल प्रदेश में, उत्तर भारत के इसी विशाल प्रदेश है, उसमें राजपूताना का रेगिस्तान और अरावली की पर्वतमाला फैली हुई है। भारत के उत्तरी मैदान में यही एक ऐसा प्रदेश है जो कि अधिक सस्य श्याम एवं उपजाऊ नहीं है, सस्य श्यामल एवं उपजाऊ नहीं है, परंतु अति प्राचीन काल में
द्वती और सरस्वती नदियों के कारण यह क्षेत्र काफी उपजाऊ और हरा भरा था। इन नदियों के लुप्त हो जाने के बाद यह क्षेत्र रेगिस्तान बन गया। ये नदियाँ लुप्त हो गई तो यह क्षेत्र रेगिस्तान हो गया। अब पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, विंध्य मेखला और मध्य भारत का पठार। विंध्य मेखला तो भारत के ठीक बीच में विंध्याचल की पर्वतमाला है, जो कि पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रृंखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप तक चली गई है। देख सकते हैं आप कि जो विंध्य मेखला है हमारा, विंध्य मेखला भारत के ठीक बीच में विंध्याचल की पर्वतमाला, जो कि पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रृंखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप तक चली गई। दुर्गम पर्वतों से युक्त विंध्याचल काया प्रदेश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है। विंध्याचल जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और यह पठार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और उत्तर की ओर स्थित विंध्य पर्वतमाला इस त्रिभुज का आधार है। जो इस त्रिभुज का आधार क्या है? विंध्य पर्वतमाला है, ध्यान रखना। और पश्चिमी और पूर्वी घाट नामक पर्वत श्रेणियां इसकी दो भुजाएं हैं। इसकी दो भुजाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी और पूर्वी घाट, दो नाम, जो कि पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटों के किनारे चली गई है, किनारे किनारे चली गई और आगे चलकर नीलगिरी के पहाड़ों के निकट मिल गई है। विंध्याचल के उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि विंध्याचल के कौन सी दिशा में मालवा का पठार है? तो उत्तर पश्चिम में, और जिसके पश्चिम की ओर अरावली पर्वतमाला स्थित है। आगे पढ़ेंगे। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इन दोनों नदियों के बीच सतपुड़ा नामक पर्वत श्रेणी स्थित है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इनमें तथा उत्तर भारत की नदियों में एक मुख्य अंतर यह होता है कि इन नदियों को जल केवल मानसूनों से मिलता है और इसीलिए जो है गर्मी की ऋतु में इनमें जल की भारी कमी हो जाती है। और इसके अलावा सिंचाई की दृष्टि से भी ये नदियाँ अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती। ठीक, अब लास्ट टॉपिक अगर पढ़ते हैं हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण का भारत, जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है वो आकार में कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकार में कैसा है वो? त्रिभुज के समान है। इसके दोनों ओर समुद्र और एक और विंध्याचल की पर्वतमाला। जो त्रिभुज के तीन हिस्से होते हैं तो दोनों ओर तो क्या है? समुद्र है और एक और क्या है? विंध्याचल की पर्वतमाला। विंध्याचल की दो भुजाएं दक्षिण भारत के समुद्र तट के साथ साथ कुछ अंतर छोड़कर दक्षिण की ओर चली गई है। जो विंध्याचल की दो भुजाएं हैं वो दक्षिण भारत के समुद्र तट के साथ साथ में कुछ अंतर छोड़कर जो है दक्षिण की ओर चली गई है, जो कि क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहलाती है। ठीक, पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। और सह्याद्री पर्वतमाला और समुद्र के बीच में जो समतल मैदान है वह चौड़ाई में बहुत कम है। और इसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को केरल या फिर मालाबार कहते हैं। पश्चिम घाट की ऊंची पर्वतमाला पूर्व की ओर ऊंचाई में कम हो जाती है और इनके कारण जो है कोंकण और केरल से पूर्व की तरफ का दक्षिणी भारत का एक पठार के समान है, जिसके उत्तरी भाग को महाराष्ट्र और दक्षिणी भाग को कर्नाटक कहते हैं। पश्चिमी घाट के समान पूर्वी घाट की पर्वतमाला भी समुद्र तट से कुछ हटकर उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई है। और इस क्षेत्र का जो सबसे ऊपर का भाग है वो कलिंग, उड़ीसा, और बीच का भाग आंध्र प्रदेश और निचला भाग चोलमंडल मतलब कोरोमंडल कहलाता है। ये तीनों प्रदेश बहुत उपजाऊ हैं और इनमें वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है। अब दक्षिण भारत की बात करते तो इसको देख सकते हैं, इसका राज्य कौन कौन से? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और राजधानी नगर राज्यों के तो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, गुंटूर। सबसे अधिक आबादी वाले 10 नगर हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर। देख सकते हैं आप आपके सामने।
अब भारत के दक्षिणी भाग को दक्षिण भारत भी कहते हैं और अपने संस्कृति, इतिहास और प्रजाति मूल की भिन्नता के कारण यह शेष भारत से अलग पहचान बना चुका है। हालांकि इतना भी भिन्न होकर भी यह भारत की विविधता का एक अंग मात्र है। दक्षिण भारतीय लोग जो है मुख्यतः द्रविड़ भाषा बोलते हैं और मुख्यतः द्रविड़ मूल के ही है वो, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आज का ऑडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आपको जो हमने अगर हमारी वॉइस में आपको मिस्टेक लग रही या फिर समझाने का तरीका नहीं है, अगर पसंद नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं, कॉल करके बताएं, व्हाट्सएप पर बताएं। आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी है सबसे बड़ी बात। और उसके बाद में एक टॉपिक, एक सबसे अहम बात ये आती है कि हम फोकट के क्वेश्चन जो कि अनयूजफुल हो, किसी कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं निकलता, वो क्वेश्चन नहीं देते किसी को भी, बच्चे को, एक स्टूडेंट को भी नहीं देते। ओनली मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के पेपर है, 20 साल के पेपर का पूरा अध्ययन करके उसका लेवल देख के कि वो आखिर एमपीपीएससी की सोच क्या है, अधिकारी रहते जो एग्जामिनर रहते हैं उनकी सोच क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं, वो डीपली बना रहे हैं या फिर ऊपरी से बना रहे हैं, किस तरह से, उनको सबको सम्मिलित उनका आंकड़ा निकाल कर हम आपको डेटा रेडी करके देते हैं डेली व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन हो सकते हैं एकेडमी में, नंबर दे रखा है आपके सामने। ठीक, और उसके बाद डेली ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट हो गई है। अभी 50 क्वेश्चन का हमने वीडियो डाला है, वो सब देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें। और साथ ही हम तोड़ निकालते हैं। तोड़ कैसा? हर क्रिक की, जैसे कि झील झील की बात करते हैं, झीलें याद नहीं हो रही है कौन सी झील किस राज्य में, तो उसकी भी ट्रिक बना के देते हैं। राज्य याद नहीं हो रही, राजधानी याद नहीं हो रही, वो हम उसकी भी ट्रिक बना के देते हैं। हर टॉपिक की ट्रिक बना देते हैं, सिर्फ हमें कमेंट मिलनी चाहिए कि इस सर हमें इस टॉपिक की ट्रिक चाहिए। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।